जुनून बैच में हम लोग इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म तक या फिर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी तक पढ़ चुके हैं। आज शुरू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम में शुरू करते हैं कि एंजाइम को टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम में टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच में टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है समझिएगा। एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। आपको ये याद रखना कि एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है। तो एक्स एक्सिस पे है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इस पे क्या है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और सॉरी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है टेम्परेचर। समझिएगा, ये एक टेम्परेचर का रेंज है। मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लाइन तिरछी जा रही है। माने कि यहाँ पे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का रेंज है। इसके बीच का जो टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर कहलाता है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर एंजाइम का जो एक्टिविटी होगा वो हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि जिस टेम्परेचर या पीएच पर एंजाइम या फिर एंजाइम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच। तो ये जो टेम्परेचर होगा या फिर जो ये जो पीएच होगा, यहाँ पे अगर पीएच कहा जाए तो पीएच 1 से 8 के बीच में जो होता है वो मैक्सिमम टाइम में ऑप्टिमम होता है। कोई कोई एंजाइम होता है जो 9 पीएच पे भी एक्टिव होता है। तो बोलेंगे कि इसके बीच का जो पीएच होगा वो जनरली ऑप्टिमम होगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे पैप्सिन जो स्टोमक में पाया जाएगा उसका ऑप्टिमम पीएच एसिडिक नेचर होगा। वहीं पर जो एंजाइम ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनका ऑप्टिमम पीएच बेसिक इन नेचर होगा। यानी कि वहाँ पे पीएच लेस देन 7 होगा, डेट इज़ 1.8 2.0। और जो ड्यूडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, वहीं पे हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, उसका पीएच कितना होता है 6.8। तो 6.8 उसके लिए ऑप्टिमम होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा कि इसके बीच में लाइक करेगा। तो इस रेंज को क्या बोलते हैं ऑप्टिमम, जहाँ पर ये अपने बेस्ट एक्टिविटीज़ को शो कर पाते हैं। हमने ये कहा कि जब तक टेम्परेचर कम है एंजाइम क्या है इनएक्टिव है। एंजाइम क्या है इनएक्टिव। देखिए इनएक्टिव और डीनेचर होना मतलब अलग अलग बात है। डीनेचर हो गया तो अब दोबारा कभी वो यूज़ नहीं होगा। इनएक्टिव है यानी कि अभी वो काम नहीं कर रहा है, बाद में एक्टिव हो सकता है। तो लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, डीनेचर नहीं होते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम्स को ही डीनेचर कर देता है, एंजाइम्स को ख़त्म कर देगा। अब जो चीज़ ख़त्म हो गया दोबारा वो रीयूज़ नहीं होगा। और इनएक्टिव स्टेट मीन्स कि उसको अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला, ऑप्टिमम पीएच नहीं मिला, वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो ही वो अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच एक्वायर करेगा वो अपना फंक्शन शुरू कर देगा। मगर अगर ऑप्टिमम से हाईएस्ट जाएगा तो डीनेचर हो जाएगा। कोई चीज़ एक बार डीनेचर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं करेगा। समझिए, इस मार्कर में इंक नहीं है, ये एक अलग बात है। मार्कर टूट गया, इसको हम तोड़ फोड़ दिए, बिगाड़ दिए, ये एक अलग चीज़ है। अगर इसमें इंक नहीं है तो इंक डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको तोड़ दें फोड़ दें तो फिर इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। डीनेचर होगा, यूज़ नहीं होगा। इनएक्टिव है, बाद में एक्टिव किया जा सकता है। मोबाइल स्विच ऑफ है, बाद में स्विच ऑन कर सकते हैं। मोबाइल तोड़ दिए, यूज़ करेंगे नहीं। वही चीज़ यहाँ पर है। तो हमने क्या कहा कि ये सपोज दिस इज द मैक्सिमम एक्टिविटी, सपोज क्या है दिस इज द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम एंड द टेम्परेचर और द पीएच वेयर एन एंजाइम एक्वायर्स इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी
दैट टेम्परेचर और पीएच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम एक्टिविटी। अब इससे जहाँ हम ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा? ये डीएक्टिव होगा, सॉरी डीनेचर हो जाएगा। और इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। अब सोचिएगा, मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था और आपको मालूम भी है कि हर एक 10 डिग्री के टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती, 2 गुनी हो जाती है। लेकिन कब तक? अप टू ऑप्टिमम। मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हमने 10 डिग्री अकॉर्डिंग टू Q10 लॉ हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया। जब हमने 10 किया तो दिखाई दिया हमें कि ये 15 डिग्री सेल्सियस जो ही हुआ, तो इसकी एक्टिविटी जब इतनी थी तो बाद में इसकी एक्टिविटी इतनी हो गई। फिर मैंने 10 डिग्री बढ़ाया तो कितना हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी एक्टिविटी यहाँ तक पहुँच जाती है। फिर जो ही मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, देखा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, मैं देखा कि ऑप्टिमम तक पहुँच गया। फिर अगर 10 डिग्री सेल्सियस अब जहाँ बढ़ाएंगे, जहाँ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अब और इंक्रीज करेंगे, तो अब ये डीनेचुरेशन की तरफ बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? डीनेचुरेशन तक। यानी कि अप टू ऑप्टिमम एक्टिविटी, अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद डीनेचर हो जाएगा। तो Q10 लॉ क्या बताता है? ऑन इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक्टिविटी ऑफ enzymes increases but only up to its optimum टेम्परेचर, ठीक है। अब मान के चलिए, जैसे वहाँ पे हमने ऑप्टिमम बता दिया, लेकिन वहीं पे अगर कोई थर्मल हैबिटेट में रहने वाला एनिमल है, थर्मल हैबिटेट में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, हॉट स्प्रिंग में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रोथर्मल वेंट में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो क्या उसका भी ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा? नो, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मैंने कहा कि अगर एक हम एक्सिस ऐसे लें, एक वाई एक्सिस लेते हैं जिस पे इंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, एक एक्स एक्सिस लेते हैं जिस पे टेम्परेचर होगा। हमने ये कह दिया, ये 20, ये 30, ये 40, ये 60, ये 80, और थोड़ा सा इसको रब करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये हमको क्या दिखाई दिया? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा देखिए कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं? ले लिया, शाबाश। अब ये क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हम अगर कहें ये ऑप्टिमम होगा ना जी। मैंने ये कह दिया कि कहीं पे ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है, इसको अगर 20 यहाँ पे ला दे, इसको अगर 30 यहाँ पे ला दे, तो फिर हमारा जो 35 वाला कंसेप्ट था वो 35 वाला कंसेप्ट यहाँ पे देखिए। हमने कहा था कि यहाँ पे कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पे कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है। क्या दोनों ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एक ही है? मैंने ये कही है 90 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं यहाँ से ये पूछूँ, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ये क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, टेम्परेचर है। मैं ये पूछूं कि आप हमें ये बताइए कि क्या दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में रहने वाले हैं? तो नहीं। क्या दोनों ऑर्गेनिज्म आपको टेम्परेट इलाके के हैं? नहीं। क्या दोनों ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के हैं? नहीं।
दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, ये तो बात सही है। क्या ये लो टेम्परेचर का ऑर्गेनिज्म या हाई टेम्परेचर का है? येस, ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर हाई टेम्परेचर का होता तो इसके बॉडी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो एडेप्टेशन होता है इंजाइम के एक्शन का, वो हाई टेम्परेचर पे होता। लेकिन चूंकि ये लो टेम्परेचर पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसके बॉडी में जो प्रेजेंट इंजाइम है वो इंजाइम लो टेम्परेचर पे ही अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर रहे हैं, और जो हाई टेम्परेचर पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म से उनका ऑप्टिमम एक्टिविटी जो है वो हाई टेम्परेचर पर एक्वायर हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस ग्राफ को एनालिसिस करके हमें हैबिटेट ऑफ द एंजाइम भी पूछा जा सकता है, अगर कभी क्वेश्चन टफ आया तो। और ये तो बेतुकी बातें हैं कि अब हमें नहीं लगता कि क्वेश्चंस पहले के तरह आएंगे जो 2010 से पहले तक हुआ करते थे। और ये अच्छी बात है, एज़ पर NCERT सारे लोग कोटा वोटा जा कर के पढ़ने के लायक होते नहीं हैं, सारे लोग आकाश वगैरह में एडमिशन लेने के लायक नहीं होते हैं, हर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। और हमारे हाथ में अब NCERT है और हमारे हाथ में सिलेक्शन भी है, तो NCERT सिर्फ और सिर्फ NCERT है, हमें सिर्फ NCERT पैटर्न पे पढ़ना है, और ये सेंटेंसेस आपके NCERT के हैं। तो ये ग्राफ आप समझें, ठीक, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे pH के वजह से क्या एक्शंस होते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। पीएच को इसी तरह वेरिएशन में देखेंगे। अब पीएच चूँकि एनसीईआरटी के बेसिस पर अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में अलग अलग पीएच होते हैं, और उस अलग अलग पीएच में इंजाइम्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं। तो उस हर एक एक इंजाइम्स के इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग पीएच में जो इंजाइम्स के अलग अलग नेचर्स हैं, हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे, समझिएगा। पीएच के रिलेशन में भी क्या कह रहा है एनसीईआरटी, पीएच के वजह से। अब देखिएगा क्या चीज़ हम कह रहे हैं, गौर कीजिएगा। एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, देखिए लो पीएच बढ़ा, पीएच बढ़ा, पीएच बढ़ा, अब पीएच यहाँ तक आया, इसीलिए मैंने समझिएगा ये ऑप्टिमम पीएच है। क्या ये ऑप्टिमम पीएच सारे एंजाइम्स का एक ही होगा? पेप्सिन के लिए यही ऑप्टिमम पीएच अलग होगा। ये क्या है? ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। अब ये ऑप्टिमम पीएच, ये पीएच ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। पीएच जो है यहाँ पे ये कॉलम बना लेते ऑप्टिमम पीएच सबसे बेहतर होगा, ये एक बना लेते एंजाइम्स, ठीक है। ये ऑप्टिमम पीएच, ये एंजाइम्स, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच मैंने कहा कि है 1.8, फिर मैंने कहा है आपको 7.8, फिर मैंने कहा है 6.8, फिर जनरली यही तीन है हमारे एनसीईआरटी में। 7.8 से ज़्यादा, 7.8 से ज़्यादा ले लेते हैं। ड्यूडेनम के बाद जब आगे बढ़ेगा फूड तो बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। तो हमें ये बताइएगा, ये ऑप्टिमम पीएच 1.8 किसके लिए होगा? गैस्ट्रिक एंजाइम के लिए। ये 7.8 किसके लिए होगा? पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के लिए, ठीक है। ये 6.8 किसके लिए होगा? माउथ में जो एंजाइम है। और ये किसके लिए होगा? जो इंटेस्टाइनल जूस है, सकस एंटेरिकस। तो इन सब का पीएच अलग अलग होगा। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे क्या क्या होंगे, मैंने क्या क्या कहा, आप लोग लिखिएगा खुद से। ये ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होते हैं। तो एक हम अलग से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उस ग्राफ में इसका लेबलिंग आपको कैसे पूछा जा सकता है समझिएगा। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको नोट कीजिए, गुड। देखिएगा,
ये 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ किए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं 7, ये कहीं यहाँ पे कहीं 8 लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं 9 लिख देते हैं। ये एक ऑप्टिमम ग्राफ है, ये एक ऑप्टिमम का ग्राफ है, ये एक ऑप्टिमम का ग्राफ है। अब आप हमें ये बताइएगा, यहाँ पे जो एंजाइम होगा, यहाँ पे एंजाइम ए है, यहाँ पे कोई एंजाइम है बी है, और यहाँ पे कोई एंजाइम है सी है, ठीक है। ये पीएच है 1.8, ये 1.8 है, ये जो पीएच है ये 6.8 है, ये जो पीएच है ये 7.8 है। आपको हमें ये बताना है कि एंजाइम ए बी और ये जो एंजाइम सी है ये कौन से एंजाइम है। ऐसे ग्राफ देख करके आपसे पूछा जा सकता है। बार बार वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस अब पहले की तरह उम्मीद नहीं है कि पहले की तरह क्वेश्चंस हार्ड आएंगे। हमें हर एक लेवल तैयार कर लेना है कि एक्सट्रीम ऑफ द क्वेश्चंस कैसे जा सकते हैं, क्या मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल हो सकता है क्वेश्चन का। क्लियर, इसको नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट पढ़ाते हैं। जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट देखते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कैसे होती है, हमें ये स्टडी करना है, समझिएगा। इसको हमने कह दिया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और जो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे हम कहते हैं रेट ऑफ द एंजाइम या फिर वेलोसिटी। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमने कह दिया वी मैक्स, तो इसका हाफ यहाँ पे कहीं आएगा, इसको कह दे रहे हैं वी मैक्स बाई 2। हमने एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो हमने एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते एक फिक्स कंसंट्रेशन ले लिया। समझिए कि ये कंटेनर है, इसमें हमने 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम रखे हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम। क्लियर। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम पहले 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट ऐड किए, फिर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट, फिर 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट, फिर 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट ऐड किए, फिर 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट ऐड किए। ऐसे ऐड करते जा रहे हैं। जब हम लोग 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट ऐड कर चुके होंगे, उस वक्त तक ये सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। और जब सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाएंगे तो उस वक्त जो हमें एक्टिविटी मिलेगी, जो रेट ऑफ द रिएक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। अब सारे एंजाइम चूँकि सैचुरेट हो चुके हैं, तो क्या अब फर्दर उससे ज़्यादा 1000 मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ कैटालाइज हो रहे हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ कैटालाइज हो रहे हैं। क्या अब फर्दर अगर जो 1001वां या फिर 1002रा जो मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, क्या वो फर्दर उस एंजाइम के साथ कैटालाइज होगा जब तक कि वो एंजाइम फ्री नहीं होता है? तो बोलेंगे नहीं। यानी कि अब तक जो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, वो जो रेट ऑफ द रिएक्शन, जो उस इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन हमें मिलेगा इस कंटेनर में, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का इंक्रीज किए। जब हम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का इंक्रीज किए तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट तक जाकर के हमें ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाता है। और उसके बाद से क्या हो जाता है, वेलोसिटी
या फिर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने का रीज़न क्या है कि जो मैक्सिमम जो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम तो क्या हो चुके हैं, सेचुरेट हो चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कंसंट्रेशन है इस कंसंट्रेशन पर हमें पूरे वी मैक्स का हाफ जो है वेलोसिटी मिल गया। बोलेंगे दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट वेयर वी obtain half of the maximum velocity, and the concentration of substrate where we obtain half of the maximum velocity is called as Km। Km क्या, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था मैकलिस मेंटेन। उन्हीं के नाम पे ये जो है Km कांस्टेंट आया। माइकलिस मेंटेन के नाम पे ये Km कांस्टेंट लाया गया। ठीक, तो ये Km क्या है, Km इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which any enzyme acquires half of, at which any system acquires half of Vmax। ठीक है, दैट दिस इज द Km, यानी Km सबसे कम वेलोसिटी, सबसे कम कंसंट्रेशन है। अब हमने ये कहा कि 3 एंजाइम है, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। इन तीनों का Km जो है, एक का Km1 जो है एंजाइम 1 का, वो हमने कह दिया कि कंसंट्रेशन 0.4 है। Km2 जो एंजाइम का हमने कह दिया 0.1 है। अब Km3 जो है एंजाइम का हमने कह दिया 0.8 है। तो आप हमें ये बताइए कि Km यानी कि कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है। तो हमने कहा कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि 0.8 मोलर कंसंट्रेशन जब हम किसी एंजाइम का डालेंगे, किसमें, इस कंटेनर में या फिर उस टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, तब जाकर के हाफ ऑफ द Vmax एक्वायर करेगा। अब ऐसा एक 3 कंटेनर बना लीजिए, 3 टेस्ट ट्यूब बना लेते, कंटेनर का एक लिए बाल्टी बनाने जाएगा। 3 टेस्ट ट्यूब है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तीनों में एक ही साथ क्या हम डाल रहे हैं, एंजाइम डालते जा रहे हैं। ठीक है, एंजाइम डाल दिए। जब एंजाइम डाल दिए हैं तो हमने कहा कि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम इसमें भी है, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम इसमें भी है, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम इसमें भी है। तीनों में इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम हमने डाल दिए। ठीक है साहब, ये कह रहा है कि 0.1 इसमें भी डाले, 0.1 इसमें भी डाले, 0.1 इसमें भी डाले। ठीक है, तो ये अभी मैक्सिमम ऑफ द वेलोसिटी एक्वायर नहीं किया है। और जैसे इसमें 0.1 डाले, ये Vmax का हाफ वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, ये अभी एक्वायर नहीं किया। फिर बढ़ाते बढ़ाते इसमें 0.4 डाले, इसमें भी 0.4 डाले, इसमें भी 0.4 डाले, और ये जो है ये अब आ करके Vmax/2 वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। और ये तो पहले ही एक्वायर कर चुका था, लेकिन ये अभी भी एक्वायर नहीं किया है। अब डाले 0.8, तो ये तो एक्वायर कर चुका है वेलोसिटी। अब ये सेचुरेशन लेवल तक पहुंच रहा है, और ये पहुंच चुका होगा, और ये क्या है, ये सेचुरेशन लेवल तक अब पहुंचने जा रहा है, क्योंकि अब तो जाकर के Vmax/2 एक्वायर किया है। तो सबसे पहले वेलोसिटी जो है ज़्यादा जल्दी जो एक्वायर करेगा उसी एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि Km वैल्यू के बेसिस पर इन तीनों एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी आप ऑर्डर अरेंज कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, E2 का कैटालिटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद से E1 का, उसके बाद से किसका, E4 का, सॉरी E4 तो है ही नहीं साहब, E3 का। ठीक है, E3 का। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ Km। Km क्या है, Km इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच एनी एंजाइम ऑब्टेन्स इट्स मैक्सिमम ऑफ द हाफ ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज Km। जब पूरे सेचुरेट हो जाएंगे तो ये उसका क्या होगा,
ये उसका क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब उसके बाद से जितना भी आप सबस्ट्रेट डालते जाइए, रेट ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने आपने मॉलिक्यूल्स लिए थे सारे मॉलिक्यूल्स सैचुरेट हो चुके हैं। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर, इसको नोट कीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंजाइम के एक्शंस का इनहिबिशन कैसे होता है। जैसे कोई एंजाइम ठीक ठाक काम कर रहा था, उसके ठीक ठाक काम होने को हमने रोक दिया, ठीक ठाक एक्शन कर रहा था, उसके एक्शंस को, परफॉर्मिंग एक्शन को हमने ख़राब कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, देखते हैं। तो इनहिबिटरी एक्शंस ऑफ द एंजाइम 3 तरह के होते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो तीसरा होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या आता है समझिएगा। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस का एग्जांपल, वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। ठीक है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस में किधर क्या समझिए, ये एक एंजाइम है ना, अच्छे से समझिएगा। सपोज दिस इज एन एंजाइम, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। दिख रहा है? विजिबिलिटी चेक की जाए, ठीक है, सिर्फ ए आपको नहीं दिख रहा है, बाकी पूरा दिख रहा है, तो इसको ऊपर में ला के लिखा जाए। इसको क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, क्लियर। एलोस्टेरिक साइट, इसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। हमने क्या कहा, ये जितने सबस्ट्रेट थे सब आकर के कहीं फिट होंगे, फिट होने के बाद इंड्यूस करेंगे, उनका फिटिंग होगा, फिर उसके बाद वो कैटलाइज होंगे। कैटलाइज होकर के यही सबस्ट्रेट क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है साहब, यहाँ से ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट हो गए, अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट मान लिया कि ये प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो अब फर्दर वो प्रोडक्ट ये नहीं चाहेगा कि अब और फर्दर कैटालिसिस उस सबस्ट्रेट का हो, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं, एंजाइम क्या होगा, ये सबस्ट्रेट जाकर के इस एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है। जब ये सबस्ट्रेट इस एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाएगा, समझिए, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। जब ये सबस्ट्रेट आकर के अटैच होगा एलोस्टेरिक साइट पर, तो ये क्या करेगा? एक्टिव साइट के शेप को ही चेंज कर देगा। जब एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देगा, तो फिर ये आकर के इसमें अटैच ही ना हो पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अब क्या हो गया? इसका इनहिबिशन हो गया। कैसा इनहिबिशन? एलोस्टेरिक साइट पर जो नेगेटिव एलोस्टेरिज्म हो, देखिए एलोस्टेरिक एक्टिविटी 2 तरह का होता है। एलोस्टेरिक एक्टिविटी के थ्रू ही एंजाइम्स के एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, और एलोस्टेरिक एक्टिविटीज़ के थ्रू एंजाइम्स के मतलब एक्टिवेशन को डिक्रीज भी किया जा सकता है। जब एलोस्टेरिक साइट्स के थ्रू एंजाइम्स के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं नेगेटिव एलोस्टेरिज्म। और एलोस्टेरिक साइट के थ्रू एंजाइम्स के एक्टिविटी को जब इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म। तो ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो है, ये नेगेटिव एलोस्टेरिज्म है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एंजाइम्स के एक्टिविटी रुक गई। ठीक है, इसी को कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन।
अगला क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल में एक ही आता है, जो आदमी खाता है तो फिर वो नहीं रहता है, दैट इज़ साइनाइड, है ना। कभी किसी ने साइनाइड के टेस्ट पता नहीं किया, कभी कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है। साइनाइड क्या चीज़ है, साइनाइड जब आदमी खाता है तो साइनाइड खाने की वजह से इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, इंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड या डीनेचर। तो इंजाइम्स जो डीनेचर हो गए वो अब फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्या एक दो इंजाइम्स डीनेचर होते हैं, नहीं, बॉडी के जितने इंजाइम्स होते हैं सारे इंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। अब अगर सारे इंजाइम्स डीनेचर हो गए बॉडी में, सारे इंजाइम्स डीनेचर हो गए, तो क्या अब बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, नहीं होगा। बॉडी में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो क्या बॉडी एक्टिव है, नहीं। तो क्या बॉडी में किसी भी तरह का वर्क डन है, नहीं, जीरो वर्क डन यानी कि डेड। तो आदमी क्या होता है, मर जाता है, ठीक। तो नो मेटाबॉलिज्म नो लाइफ। अब मेटाबॉलिज्म किससे होगा, एंजाइम से। तो एंजाइम्स का जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए क्या होता है, हमने पीएच में नहीं पढ़ाया, जैसे कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक आप पीते जा रहे तो कोल्ड ड्रिंक है क्या, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर यानी कि कार्बोनिक एसिड है उसमें। कार्बोनिक एसिड जब भी टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+HCO3-, ठीक है। फर्दर अगर वो कैटाबोलाइज होते जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। क्यों, क्योंकि कम पीएच पर वो एंजाइम्स जो बेसिक नेचर में ज़िंदा रहते थे, जो वो एंजाइम्स जो बेसिक नेचर में अपने आप को एक्टिव रखते थे, वो सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे। अगर वो एंजाइम्स डी नेचर होंगे तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो पीना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। कोई आदमी एकदम सर चढ़ा करके डेली पीते ही रहता है कोल्ड ड्रिंक, है ना, तो वो ये जान ले कि वो अपने बॉडी के लिए नुकसान काम कर रहा है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। हमने ये कहा कि सपोज ये एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट सक्सिनेट के लिए, किसके लिए, सक्सिनेट। लेकिन अगर इस पे ये बताइए, क्या ये मैलोनेट जो है, जो उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये मैलोनेट आकर के नहीं जुड़ पाएगा, ये भी जाकर के जुड़ सकता है और ये सक्सिनेट भी जाकर के जुड़ सकता है। जो पहले जाकर के वहां पे अटैच हो जाएगा, बात उसी के बनेगी। पता चला कि ये अभी सक्सिनेट जाने वाला ही था कि ये मैलोनेट यहाँ पे जाएगा और जाकर के अटैच हो जाता है। अब ये सक्सिनेट आएगा यहाँ पे, बोलेगा भैया हट वहाँ से, वो मेरी जगह है। वो बोलेगा ना हट जो, तो बोलेगा ना हट, तो ये बोलेगा कि नहीं हटना होगा। तब ये बोलेगा कि नहीं हटेगा। अब हम क्या करेंगे, सक्सिनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। जब सक्सिनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये लेकर के आएगा बहुत सारा सक्सिनेट को, चल दो भाई तका हुआ, अरे मेरा जगह लूट करके बैठ गया है। अब आएगा पूरा ये अपने लॉबी के साथ आएगा, लॉबी चलता है ना, तब यहाँ पे ये अपनी लॉबी लेकर आएगा। अब अपना अपना कलाई उठा के आएगा, बोला कहा हो गया, काय बैठा हुआ है, हट। तो बोला हट तो रहे हैं, हम जगह थोड़ी लूटे थे, कोई नहीं था तो बैठ गए थे। अब ये बेचारा को यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। यानी कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये कैसा है, टेम्परेरी है, ठीक है। ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या है, ये भी टेम्परेरी है। लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, ये परमानेंट है। इनहिबिट मतलब लाइफ पे इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैलोनेट जाकर के जुड़ा था कब तक, जब तक इसका कंसंट्रेशन नहीं ज़्यादा था। अगर ये ना होता तो ये कम कंसंट्रेशन पे ही कैटालिसिस शुरू कर देता ना।
अब बताइएगा कि Km वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ क्या होगा, समझिएगा। होमवर्क दे दें, होमवर्क तो कोई करता और ही ना है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तीन ही स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क करते हैं, है ना। एक @ हेजिनत, एक है अदनान और तीसरा है नाजनीन परवीन। यही तीन तो है जो रेगुलर होमवर्क करते हैं, बाकी सब तो उसी तरह देख के छोड़ देते हैं, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, इसलिए कि उन्हें पता है कि वो क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन हम मेरे भलाई के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लासरूम वगैरह में पढ़ाते हैं तो कभी ये क्वेश्चन करवाते हैं, कभी नहीं करवाते हैं। चलिए देख लीजिए। हमने ये कहा कि जो नॉर्मल ग्राफ था, इसका नॉर्मल ग्राफ ये था वी मैक्स, और ये क्या है, ये वी मैक्स बाई 2 है। और मैंने ये कहा कि सपोज कि दिस इज द ग्राफ ऑफ सक्सीनेट, क्लियर, कि सक्सीनेट जो है यहां पर दिस इज द Km वैल्यू ऑफ सक्सीनेट, ये सक्सीनेट का Km वैल्यू है। इस कंसंट्रेशन पर ये अपना वी मैक्स का हाफ एक्वायर कर ले रहा था। लेकिन अब आप हमें ये बताइए, कि क्या अभी भी ये जब माइलोनेट उस एंजाइम के एक्टिव साइट को एक्वायर कर लेगा तो अभी भी ये उसी कंसंट्रेशन पे अपना वी मैक्स शो करेगा? तो हम बोलेंगे नहीं, अब तो वो पहले कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तब जाकर के कैटालिसिस शो कर रहा है। यानी ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो क्या होगा, जो वी मैक्स इस कंसंट्रेशन पे मिल रहा था वही वी मैक्स बाई 2 इस कंसंट्रेशन पे मिलेगा। और बोलेंगे कि जब मिलेगा तो मैक्सिमम एंजाइम जो है कैटालिसिस कहाँ पे हो जाएंगे, इसी पे सेचुरेट हो जाएंगे, इसी कंसंट्रेशन पे। तो हम क्या बोलेंगे, वी मैक्स बाई 2 भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये क्या होगा, उसका वी मैक्स हो जाएगा। यानी कि वी मैक्स बाई 2 और वी मैक्स दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, Km प्राइम, ये न्यू Km वैल्यू होगा, कि जो हाफ वेलोसिटी यहाँ पर एक्वायर हो रही थी अब वही हाफ वेलोसिटी इस कंसंट्रेशन पे एक्वायर हो रही है। ये एक्स एक्सिस क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, कि बोलेगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ कौन सा है, बोलेगा कि ये है A, ये है B, A और B में से दोनों में से कौन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो कर रहा है, तो ये B। क्यों, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है तब जाकर के ये वी मैक्स बाई 2 शो कर रहा है, और उसी का वी मैक्स बाई 2 कहाँ पे था, यहाँ पे था, क्लियर। दिस इज द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए आपका ग्राफ ये होगा, नोट कीजिए।